मेरा नाम आरव है। मेरी शादी को 1 साल हो गया था। मेरी माँ तो इस दुनिया में नहीं थी, बस पिताजी ही थे। मेरा कोई भाई भी नहीं था। मैंने अपनी पसंद की लड़की से शादी की थी। मेरी पत्नी का नाम भावना था और भावना बहुत अच्छी औरत थी। उसने अपने ससुराल में आने के बाद मेरे पूरे घर को अच्छी तरह से संभाल लिया था और वो मेरे पिता की सेवा भी अपने पिता की तरह ही करती थी। मेरे पिता पकौड़ी का ठेला लगाते थे। मेरे पिता की पकौड़ियाँ बहुत फेमस थीं, लेकिन हर रात मुझे मेरे पिता मेरी पत्नी की एक ऐसी बात बताते जिसे सुनकर मैं शर्मिंदा हो जाता था, और जब अपनी पत्नी से इस बारे में पूछता तो वो साफ इनकार कर देती थी। मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती थी, वो मुझे धोखा कैसे दे सकती थी। अब मैंने अपनी पत्नी पर नजर रखना शुरू कर दिया था, मगर एक शाम अचानक मेरी पत्नी कहीं पर गायब हो गई। वक्त इसी तरह से गुजरता चला गया। लगभग 6 महीने बाद मेरी नज़र अपने पिता के ठेले पर जैसे ही पड़ी तो मैं चौंक गया था, क्योंकि वहाँ पर मेरी पत्नी की एक ऐसी चीज़ थी जिसे देखकर मैं हैरान रह गया था। मैंने फौरन उसको अपनी जेब में रख लिया, क्योंकि वो मेरी पत्नी की। मेरा कोई भाई भी नहीं था। हमारी बहुत छोटी सी फैमिली थी। शादी के 1 साल पूरा होने के बाद भी मेरी पत्नी ने अभी तक बच्चा पैदा नहीं किया था। मुझे इस बात पर अपनी पत्नी से कोई शिकायत नहीं थी। मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरी माँ तो मेरे जन्म के समय ही मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मेरे पिता ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। उन्होंने मेरी खातिर बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना किया था। मेरी वजह से उन्होंने कभी दूसरी शादी भी नहीं की थी। उनका कहना था कि सगी माँ तो सगी होती है, कभी भी सौतेली माँ अपनी सौतेली औलाद को सगा नहीं समझ सकती। मेरी शादी को अब 1.5 साल होने वाला था। मेरी पत्नी बहुत अच्छी आदत की थी। वो सबसे बहुत प्यार से बात किया करती थी। मेरा और मेरे पिताजी का भी बहुत ख्याल रखती थी। हमारा छोटा सा घर था जिसमें 2 कमरे बने हुए थे। एक कमरे में मैं अपनी पत्नी के साथ रहता था और दूसरे कमरे में मेरे पिताजी अकेले रहते थे। हमारा घर पुराने टाइप का बना हुआ था। हम लोग ज़्यादा अमीर भी नहीं थे। मैं मैकेनिक था और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की सर्विस किया करता था। मैं एक दुकान पर मैकेनिक का काम किया करता था और हर महीने मुझे बस मामूली सी ही सैलरी मिल जाती थी। इधर मेरे पिता पकौड़ी का ठेला लगाते थे। हमारे घर के हालात अच्छे नहीं रहते थे, इसलिए मेरे पिता ने सोचा कि मैं भी घर में फ्री रहता हूँ तो मैं भी पकौड़ियों का ठेला लगा लेता हूँ, कुछ तो पैसे आ ही जाएंगे। मेरे पिता सड़क के किनारे खड़े होकर पकौड़ी का ठेला लगाते थे। शुरू शुरू में तो उनका काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। मैंने अपने पिताजी से मना भी किया था कि मैं हूं तो घर का खर्च संभालने वाला, लेकिन मेरे पिता ने कहा कि अकेले तुम्हारे ऊपर तो सारा बोझ नहीं डाल सकता, दोनों मिलकर कमाते हैं, जिंदगी की मुसीबतें कम हो जाएंगी। मेरे पिता कड़ी धूप में ठेला लगाकर पकौड़ी बेचते थे और ठेले पर ही पकौड़ी बनाते थे। ये काम गर्मी के लिए बहुत मुसीबत से भरा हुआ था। ऊपर से बदनामी भी है। लोग कहेंगे कि जवान बेटा होते हुए भी पिता को काम करना पड़ रहा है, लेकिन मेरे पिता तो मेरी बात को सुनते ही नहीं थे। वो वही करते थे जो उनका मन करता था। मैं भी यही सोचता था कि वो घर में सारा दिन बोर होते होंगे, इस तरह से उनका टाइम भी पास हो जाएगा और उनके खर्च के लिए कुछ पैसे भी आ जाएंगे। मेरा काम भी कोई ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा था और मेरे पिता की पकौड़ियाँ भी बस मामूली सी ही बिक रही थी। उन्होंने एक दिन मेरी पत्नी से कहा कि वो पकौड़ी के लिए खास तरह की चटनी बनाकर दे, क्योंकि मेरी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती थी और वो हर तरह का खाना बनाना जानती थी। ये चटनी मेरी पत्नी बनाना जानती थी। जब मेरी पत्नी ने वो चटनी बनाना शुरू किया और फिर मेरे पिता ने इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया, इस तरह से मेरे पिता की पकौड़ी की डिमांड बढ़ गई थी और पूरे मोहल्ले में उनकी पकौड़ियाँ फेमस हो गई थी। हर इंसान पकौड़ियाँ बहुत शौक से खाता है और हमारा मोहल्ला इतना बड़ा था कि अगर रोज मोहल्ले में से 100 या 50 लोग भी मेरे पिता से पकौड़ी खरीद लेते थे तो अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। हमारे घर में जब बारिश आई थी तो हमारी छत टपकने लगती थी। मेरे पिता ने अपनी कमाई से सबसे पहले मेरा कमरा ठीक करवाया था। मैंने उनसे कहा भी था कि ये आपकी मेहनत के पैसे हैं, इसे आप अपने ऊपर लगाया करो, आपको पहले अपना कमरा ठीक करवाना चाहिए था। मेरे पिता ने कहा कि मेरे लिए हमेशा सबसे पहले तुम्हारी खुशी ही मायने रखती है। मेरा क्या है, मैं तो अकेला हूँ, जिधर पानी नहीं टपकेगा अपने चरपाए उधर की तरफ ही खिसका लूंगा, लेकिन तुम्हारा तो अच्छा खासा फर्नीचर है और फिर बहू को भी इस बारिश से परेशानी होती होगी। मैं अपना कमरा फिर कभी सही करवा लूंगा। बहू भी बेचारी क्या सोचती होगी, जब बारिश आती है तो सारे कमरे में पानी टपकता होगा, अच्छा नहीं लगता है। मैं तुम्हारा पिता हूँ, मुझे अपने बच्चों की बहुत फिक्र लगी रहती है।
इसलिए मैंने पहले तुम्हारा कमरा ठीक करवा दिया। मुझे अपने पिता से बहुत प्यार था, क्योंकि हमेशा से ही उन्होंने मेरी खुशी को बहुत अहमियत दी थी। गरीब होते हुए भी उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से मेरी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश को पूरा किया था। इस बुढ़ापे में आकर भी मेरे पिता मेहनत करते थे और अब भी उनको मेरी फिक्र इस तरह से लगी रहती थी जैसे मैं अभी भी उनका छोटा सा बच्चा हूँ। मैं नौकरी करके भी इतना पैसा नहीं कमा रहा था जितना मेरे पिता कमा रहे थे। मेरे पिता मेहनत करते थे, उनके पैरों में और टांगों में खड़े खड़े दर्द हो जाता था। मैं आजकल ओवर टाइम भी कर रहा था, इसलिए रात को काफी देर से घर आ रहा था। कभी कभी मेरे पिता बाहर आंगन में भी सो जाया करते थे, क्योंकि ज्यादा गर्मी हो जाने की वजह से उन्हें अपने कमरे में घुटन महसूस होती थी। जैसे ही मैं घर आता तो वो मेरी पत्नी से कहता कि बहू, खाना गर्म कर दो, मेरा बेटा आ गया है। मैं अपने बेटे के साथ बैठकर खाना खाऊंगा और कुछ देर उसके साथ बातें भी कर लूंगा। मैं भी रात को आते ही सबसे पहले अपने पिता के पास बैठकर उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछता था और पूछता था कि उनका सारा दिन किस तरह से गुजरा है। वो मेरे पिता थे, उनकी फिक्र करना तो मेरा फर्ज बनता था। पर मेरी पत्नी के किचन में जाते ही मेरे पिता मुझे बड़ी खामोशी से एक अजीब सी बात बताया करते थे। कहते थे कि मेरी तबीयत कैसे खराब हो सकती है, इतना ख्याल रखने वाली बहू जो है मेरे घर में। बहू मेरे शरीर की बहुत अच्छी तरह से मसाज करती है। मैं इस बात पर चौंक गया। मैंने कहा कि क्या मतलब? तो मेरे पिता कहने लगे, अभी बहू से मसाज करवाकर ही लेट गया था। बहू के हाथों में तो जादू है, शरीर का सारा दर्द निकाल देती है और टांगों का दर्द तो जैसे छू हो जाता है। सारा दिन ठेले को लेकर खींचना कोई आसान काम थोड़ी होता है। टांगों में दर्द हो जाता है ठेला खींच खींच कर। टांगे जवाब दे जाती हैं। सुकून लेने के लिए कहीं बैठ जाता हूँ, लेकिन बहू ने तेल के साथ इतनी अच्छी मसाज की है कि मेरी टांगों का सारा दर्द ही गायब हो गया। अब तो सारी रात सुकून की नींद आएगी। तुम बहुत खुशकिस्मत हो बेटा, जो तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली है। खूबसूरत भी है और सेवा करने वाली भी, और खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। इसकी बनाई हुई चटनी से ही तो मेरा कारोबार चलता है, वरना इससे पहले तो मेरे पास दिन के 5 या 6 ही लोग पकौड़ी खरीदने के लिए आते थे। बहू बहुत ख्याल करती है मेरा। अपने पिता की बात सुनकर मैं हैरान और परेशान रह गया था। मैंने अपने पिता को कहा कि अच्छा ठीक है, खाना खाने के बाद आप सो जाना। मेरी पत्नी की ये बात ठीक है कि वो मेरे पिता की सेवा किया करती थी, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी कि मेरी पत्नी मेरे पिता के शरीर की मसाज किया करती थी। भला शरीर की मसाज करने का उसे क्या मतलब बनता था? मैं उसका पति था और ओवर टाइम करने के बाद मैं थका हारा घर आता था। कभी उसने मेरे तो शरीर की मसाज नहीं की थी। जब मेरी पत्नी ने खाना लगाया तो तब मेरे दिमाग में यही बातें घूम रही थी। मैं इस बारे में अपनी पत्नी से बात करना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उससे बहुत डरता था। इस तरह से डरता था कि कहीं वो मुझसे नाराज न हो जाए, क्योंकि वो मुझसे नाराज हो जाती थी तो मेरी तरफ देखती भी नहीं थी। हम दोनों में बहुत ज्यादा प्यार था। वो मेरे बिना नहीं रह सकती थी और मैं उसके बिना नहीं रह सकता था। अब इतनी खूबसूरत पत्नी को कोई पति क्यों नाराज करेगा? कोई पागल ही होगा जो अपनी पत्नी को नाराज करेगा। मुझे अपनी पत्नी पर बहुत भरोसा था। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। उसने अगर मेरे पिता के शरीर की मसाज कर दी थी तो इसमें उसकी भी क्या गलती थी? वो तो मेरे पिता की सेवा अपने पिता की तरह किया करती थी, लेकिन उसकी नीयत गलत नहीं हो सकती। पर यह सोचकर भी मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मेरे पिता के पूरे शरीर की मसाज उसे नहीं करनी चाहिए थी, और मैंने ये बात उसे समझानी चाहिए थी। शायद उसे पता ही नहीं था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। सारा दिन मेरे पिता घर में नहीं होते थे, लेकिन शाम से रात के टाइम तो पकौड़ी खरीदने के लिए कोई नहीं आता था। फिर शाम से लेकर रात तक मेरे पिता और मेरी पत्नी घर में अकेले ही होते थे। मेरे दिल में अपनी पत्नी के लिए आज तक कोई गलत बात नहीं आई थी। मैंने कभी इस तरह की कोई बात नहीं सोची थी और अपनी पत्नी को प्यार से समझाने की पूरी कोशिश की। बहुत ही अच्छे तरीके से बात शुरू की। अगर मेरे पिता के शरीर में दर्द था तो तुमने उनकी मसाज कर दी, ये अच्छी बात है, लेकिन आइंदा मत करना, क्योंकि पिताजी को इस चीज की आदत हो जाएगी। अगर किसी ने देख लिया, ये बात किसी को पता चल गई तो लोग बातें बनाएंगे। मेरी पत्नी मुझे हैरान होकर देख रही थी। उसने कहा कि क्या हुआ, कौन सा मसाज, या आप किस तरह की बातें कर रहे हो? मैं क्यों पिताजी का मसाज करूंगी? मैं कोई बेवकूफ थोड़ी हूँ। क्या मुझे पता नहीं है कि उनके और मेरे बीच में एक शर्म लिहाज की लिमिट है, जिसको ना वो कभी क्रॉस कर सकते हैं और ना ही मैं कभी क्रॉस कर सकती हूँ। मैं तो कभी उनको चाय का कप भी देती हूँ तो देख कर देती हूँ
कि कहीं उनका हाथ मेरे हाथ से आपस में टकरा तो नहीं रहा। उनके सामने अगर खाना रखने के लिए जाती हूँ तो पहले अपनी साड़ी के पल्लू को ठीक करती हूँ और उनके घर आते ही पल्लू को सर पर रख लेती हूँ। उनसे दूर खड़े होकर बात करती हूँ। उन्हें जो चाहिए होता है दूर से ही खड़े होकर उनसे पूछती हूँ और फिर वो मेरे पिता समान है। आपके पास क्या बस इसी तरह की बातें होती हैं? मैं तो इस घर में आकर कैद हो गई हूँ। मेरे अपने घर पर हम 7 भाई बहन थे, आपस में एक दूसरे के साथ खूब हंसी मजाक किया करते थे, लेकिन यहाँ पर आकर तो सारा दिन मैं बोर हो जाती हूँ। किसी से खुलकर बात भी नहीं कर सकती थी। वो मेरे ससुर हैं, उनका मेरा रिश्ता पिता और बेटी जैसा है। मैं उनसे कभी हंसी मजाक तक नहीं कर सकती। तुम मेरे पति हो और रात को देर से आते हो और आते ही खाना खाने के बाद सो जाते हो। तुमसे भी कोई बात नहीं कर सकती। सारा दिन अकेली घर में रहकर घर के काम करती रहती हूँ और फिर भी तुम कह रहे हो कि मैंने उनका मसाज किया है, वो भी उनके पूरे शरीर का। मैं अपनी पत्नी की बातें सुनकर हैरान रह गया था। पिताजी ने तो बड़ा पक्का मुंह बनाकर मुझे ये सब कुछ बताया था। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि फिर पिताजी ऐसा क्यों कह रहे थे तुम्हारे बारे में? मेरी पत्नी को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि अच्छा, इसका मतलब है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मैंने कहा कि नहीं, तुम झूठ नहीं बोल रही हो, लगता है वही मजाक कर रहे होंगे। छोड़ो इन बातों को, हम उनकी वजह से लड़ाई क्यों कर रहे हैं? मेरी पत्नी का मूड खराब हो गया था और उसे मनाने में मुझे पूरा 1 घंटा लग गया था। एक तो इतनी खूबसूरत पत्नी, ऊपर से गुस्सा हो जाए तो पति की जान पर बनाती है और मैं अपनी पत्नी को नाराज होते हुए नहीं देख सकता था। वो नाराज हो जाती थी तो मेरा अपने काम पर भी ध्यान नहीं लगता था और ये सब कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास पैसे भी नहीं आते, काम भी नहीं आता और मेरा दिल अजीब सा हो जाता था। मैं अपनी पत्नी को मना लिया करता था तो मेरे दिल को सुकून आ जाता था। उसकी प्यार भरी बातों के बगैर मैं रह ही नहीं सकता था। मैंने अपनी पत्नी के लिए एक प्यारी सी अंगूठी खरीदी, क्योंकि जब से मेरी उसके साथ शादी हुई थी मैंने अभी तक उसे कोई महंगा गिफ्ट नहीं दिया था। मैं काफी दिनों से उसके लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था कि अपनी पत्नी के लिए एक छोटी सी सोने की अंगूठी खरीद लूं। मैंने सोने की अंगूठी अपने ओवर टाइम के किए गए पैसों से खरीदी थी और मैं अपनी पत्नी को गिफ्ट देना चाहता था। कभी मेरी पत्नी ने मुझसे किसी चीज की डिमांड तो नहीं की थी। वो बहुत अच्छी थी, मेरे इस छोटे से घर में हर तरह से गुजारा कर रही थी, जबकि वो अपने मायके में काफी खाते पीते घर से थी। मैंने अपनी पत्नी को वो अंगूठी लाकर दी तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और नाराजगी तो बिल्कुल भूल ही गई थी। उसने मुझसे कहा भी था कि इतना महंगा तोहफा देने की क्या जरूरत थी, ये अंगूठी कितनी महंगी आई होगी, वैसे भी सोना बहुत महंगा है। मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं, जब से हमारी शादी हुई है मैंने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया। मेरी पत्नी कहने लगी कि कोई बात नहीं, मैं सारी जिंदगी आपके साथ रहूंगी, गिफ्ट देने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी हुई है। मैंने अपनी पत्नी को वो अंगूठी अपने हाथों से उसकी उंगली में पहना दी थी। उसने कहा कि मैं कभी इसको खुद से जुदा नहीं करूंगी, इस अंगूठी को कभी अपनी उंगली से नहीं उतारूंगी, सारी जिंदगी इसे पहने रखूंगी। मेरे पिता ने एक बार फिर से मुझे अपनी पत्नी के बारे में अजीबोगरीब बातें बतानी शुरू कर दी थी। मैंने दिल में सोचा कि पिताजी न जाने इस तरह की बेहुदा बातें क्यों कर रहे हैं। मैंने उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया और कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है, क्योंकि वो मुझे अपनी बातों से शर्मिंदा कर देते थे। मैं बुरी तरह से शर्मिंदा हो जाता था उनकी बातें सुनकर, लेकिन मैं पत्नी पर बहुत भरोसा करता था क्योंकि वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, इसलिए वो मेरे लिए बहुत अच्छी थी। कभी उसने मेरे साथ कोई ऐसी वैसी बात तक नहीं की थी जो मुझे बुरी लग जाए, लेकिन अभी तक भगवान हमें औलाद नहीं दे रहा था। मैंने अपनी पत्नी को इस बारे में भी कुछ नहीं कहा था। मैं हर बार उसे यही समझाता था कि भगवान की देन है, जब भगवान को बच्चा देना होगा तो वो खुद ही दे देगा। लेकिन मेरी पत्नी को बहुत ज्यादा बच्चे की ख्वाहिश होती थी, क्योंकि उसे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। उसकी चाहत थी कि जल्द से जल्द उसकी गोद में भी बच्चा आ जाए, क्योंकि वो सारा दिन घर में बोर हो जाती थी। मैं चाहता था कि अपनी पत्नी को किसी अच्छे डॉक्टर के यहाँ पर दिखाऊं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। बड़े डॉक्टर का खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा था। एक तो बच्चा पैदा ना होने की वजह से इंसान पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान होता है, ऊपर से पैसे की भी जरूरत पड़ जाती है। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि अभी 1 साल और इंतजार करते हैं, भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं तो फिर मैं कहीं से उधार लेकर तुम्हें शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर के यहाँ पर लेकर जाऊंगा, जहाँ पर तुम्हें अच्छा इलाज मिल सके। मेरी पत्नी ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे लिए बच्चा ज्यादा जरूरी होना चाहिए, तुम बच्चे को पेंडिंग पर डाल रहे हो। न तुम्हें अपनी सेहत की फिक्र है और न मेरी।
मैं जानता था कि वो मेरे सामने इस तरह की बात नहीं कर सकती, क्योंकि पैसों की तरफ से मैं परेशान हो जाता था। लेकिन अंदर से मेरी पत्नी का दिल बच्चे के लिए बहुत तड़पता था। मेरी पत्नी मुझे समझाने के लिए कहती थी कि मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है, मगर मैं देखता था कि उसका चेहरा बहुत उदास हो जाता है। मैंने भी अपनी पत्नी से कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, अगर बच्चा हुआ तो ठीक है और नहीं हुआ तो हम किसी का बच्चा गोद ले लेंगे। दिन इसी तरह से गुजरने लगे, लेकिन एक दिन मेरे सर पर बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी थी। जब मैं घर पर आया तो मेरी पत्नी घर पर नहीं थी। मैं हैरान हुआ कि उसने मुझे बताया भी नहीं कि वो कहाँ पर चली गई। अगर उसे कहीं जाना था तो वो मुझे बता भी तो सकती थी। फिर मैंने सोचा कि कहीं उसके मायके में कोई मुश्किल तो नहीं आ गई जो वो बिना बताए चली गई। उसका मायका यहाँ से आधे घंटे की दूरी पर था। मैं वहाँ पर चला गया तो वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि मेरी पत्नी वहाँ पर आई ही नहीं है। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है, वो तो यहाँ पर नहीं आई है। वो लोग भी परेशान हो गए तो मैंने कहा कि नहीं, शायद वो घर पर ही होगी, मोहल्ले में किसी के घर पर बैठ गई होगी। आप फिक्र मत करो, मैं देख लेता हूँ। लेकिन मैं खुद भी बहुत परेशान हो गया था। रात का टाइम था और मेरी पत्नी इस टाइम पर कहीं नहीं जाती थी। अगर वो कहीं जाती भी थी तो मुझे बता दिया करती थी। मोहल्ले में भी वो कभी किसी के घर जाकर नहीं बैठी थी और ना ही उसकी किसी के साथ इतनी अच्छी जान पहचान थी। मुझे उसे ढूंढते हुए 3-4 घंटे हो गए थे। फिर मेरे पिता भी घर आ गए। मैंने उन्हें ये बात बताई तो वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे और वो भी मोहल्ले में मेरे साथ साथ उसे तलाश करने लगे। फिर मुझे मोहल्ले की एक भिखारन मिली, जिससे मैंने पूछा कि यहाँ पर कोई आया तो नहीं था, तुमने घर में घुसते हुए किसी को देखा तो नहीं। वो भिखारन शाम से लेकर रात के टाइम तक हमारी गली में ही चक्कर लगाकर मांगती रहती थी। उसने कहा कि नहीं, यहाँ पर तो कोई भी नहीं आया था, लेकिन शाम के टाइम पर आपके घर से लड़ने की आवाज आ रही थी। मैंने बड़ी हैरानी से कहा कि क्या मतलब है, तो उसने बताया कि ऐसी आवाज थी जैसे कोई औरत और मर्द आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हों। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गया था कि कौन आया था मेरे घर में। उसने कहा कि लड़ाई झगड़े की आवाज इस तरह से आ रही थी जैसे पति पत्नी आपस में जोर जोर से झगड़ते हैं। हमारे मोहल्ले में ऐसे काफी सारे घर थे जहां से लड़ाई झगड़े की आवाजें आती थी। एक हमारा ही घर ऐसा था जहां हम दोनों पति पत्नी कभी इस तरह से झगड़ा नहीं करते थे, बल्कि हम दोनों तो सिर्फ एक दूसरे से मामूली सा ही नाराज होते थे। कभी हम दोनों के बीच बड़ा झगड़ा भी नहीं हुआ था। लेकिन मेरी पत्नी के साथ कौन झगड़ा कर रहा था? मेरे पिता तो मेरे सामने ही घर आए थे और उन्हें देखकर लग रहा था कि वो तो बहुत दूर से आए हैं और दिन भर के थके हुए हैं। मैं भी घर पर नहीं था। फिर मेरी पत्नी से झगड़ा कौन कर रहा था? मैंने अपनी पत्नी को हर जगह तलाश कर लिया था, मगर 24 घंटे से ज्यादा हो गए थे मुझे अपनी पत्नी को ढूंढते हुए। वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। फिर मैंने पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। मैंने पुलिस वालों को अपनी पत्नी की फोटो दिखाई, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अपनी पत्नी की कोई फोटो दिखा दो। पुलिस वाला इतना बदतमीज था, मेरी पत्नी की फोटो देखकर कहने लगा कि इतनी खूबसूरत पत्नी रखी हुई थी तो फिर पत्नी पर नजर भी रखनी चाहिए थी। ये बात सुनकर तो मेरा दिमाग ही घूमकर रह गया था। अगर ये पुलिस वाला नहीं होता तो मैं इसको पीट देता। ये बात सुनकर मेरे दिमाग में अजीब अजीब तरह के ख्याल आने लगे थे। मेरी पत्नी के पास मल्टीमीडिया मोबाइल था। मैंने उसके मोबाइल को भी पूरी तरह से छान मारा था, लेकिन उसके मोबाइल में कोई ऐसी बात नहीं थी। मेरे पिताजी भी मेरे साथ साथ थे और उनको देखकर नहीं लगता था कि उनके दिल में कोई चोर है। फिर ये सब कुछ क्या था? मोहल्ले से भी इतना ही पता चला जितना उस भिखारन ने मुझे बताया था कि मेरे घर से लड़ाई झगड़े की आवाज आ रही थी। न मेरी पत्नी को किसी ने घर से निकलते हुए देखा और ना ही और कोई बात बताई थी, जबकि वो उस टाइम हमारे घर से आगे ही खड़े होकर भीख मांग रही होती थी। पता नहीं मेरी पत्नी कहाँ चली गई थी। मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी और फिक्र भी हो रही थी, कहीं मेरी पत्नी को किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया था। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे और मेरी पत्नी मुझे कहीं नहीं मिल रही थी। मैं इतना परेशान हो गया था कि मैंने उसकी हर जगह तलाश कर ली थी और सोचने लगा था कि कहीं मेरी पत्नी ने सुसाइड तो नहीं कर ली। लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो तो मेरे साथ बहुत खुश थी। मेरे परेशानी भरे दिमाग में अजीब अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे। मेरे पिता तो अपने काम में लग गए थे। उन्होंने कहा था कि मुझे भी बहुत अफसोस है बहू के जाने का, पर काम तो करना ही है। काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? मेरे पिता को इतना अफसोस नहीं था और फिर वो कुछ भी तो नहीं कर सकते थे। यहाँ मेरी तो पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई थी।
मेरी इतनी अच्छी पत्नी जिसके बिना मैं एक दिन भी नहीं रह सकता था, आज उसको गायब हुए पूरा 1 महीना हो गया था। उसके बिना मैं पागल सा रहने लगा था। मैं पागलों की तरह हर तरफ उसे तलाश करता रहता था। खाना तो सिर्फ इसलिए खाता था कि कहीं मर न जाऊं, वरना तो मेरा किसी चीज में दिल नहीं लगता था। नौकरी से भी वार्निंग मिली थी कि ठीक से काम करना है तो करो, वरना नौकरी से निकाल देंगे। अब मुझे कमाना ही किसके लिए था? मेरे पिता तो अपने लिए खुद कमा लिया करते थे। कभी कभी पुलिस वाले फोन करके बुला लिया करते थे कि कहीं से लाश मिली है, आकर शिनाख्त कर लो। पुलिस वालों की बातों से मेरा दिल दहलकर रह जाता था। भगवान किसी पर भी ऐसे दिन न लाए। अभी तक जितनी भी लाशों की शिनाख्त करने के लिए मुझे बुलाया गया था, उनमें से कोई भी मेरी पत्नी नहीं थी। इसलिए अभी मेरे दिल में उम्मीद बाकी थी अपनी पत्नी के लौट आने की। सच कहते हैं कि जिनका कोई अपना लापता हो जाता है, वो ना तो सुकून से जी पाता है और ना ही मर पाता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं हो पाता कि जो लापता हुआ है वो जिंदा भी है या नहीं। मेरे पिता कहते थे कि तुम्हारी पत्नी पकौड़ियों के लिए चटनी बनाकर देती थी, तभी मेरी पकौड़ियाँ बिकती थी, और वो चटनी सिर्फ वही बना सकती थी। लेकिन अभी भी मेरे पिता का काम चल रहा था। एक दिन मैंने देखा कि मेरे पिता सड़क के किनारे ठेला लगाकर खड़े हुए थे और उनके ठेले पर पकौड़ी खरीदने वालों की काफी सारी भीड़ मौजूद थी। मैंने एक दिन अपने पिता से सवाल किया कि आपका काम मेरी पत्नी की बनाई हुई चटनी के बगैर कैसे चल रहा है? ठीक तो नहीं चल रहा होगा? तो मेरे पिता ने कहा कि हाँ, ऐसा ही होता है, लेकिन बहू ने मुझे चटनी बनाने का तरीका सिखा दिया था। वो बहुत अच्छी थी, मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। मैं जब शाम के टाइम पर घर आता था तो वो मेरी टांगे दबाया करती थी और मेरे पूरे शरीर की मसाज करती थी। आज मुझे अपने पिता पर गुस्सा आ गया था। मैंने कहा कि पहले ही वो गायब हो चुकी है, अब तो उसके बारे में झूठ बोलना बंद कर दो पिताजी। वो क्यों आपके शरीर की मसाज करेगी? वो तो आपसे काफी दूर रहती थी। ये बात सुनकर मेरे पिता हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि तुम ठीक कहते हो, वो गायब हुई है, उसके बारे में मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। पता नहीं वो इस दुनिया में है भी या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, फिलहाल छोड़ो, तुम्हें मेरी बात सुनकर बुरा लगेगा क्योंकि तुम्हें अपनी पत्नी पर बहुत भरोसा है। तो तुमसे इतना ही कहूंगा कि औरत पर भरोसा करने वाला मर्द बेवकूफ होता है, वो भी खूबसूरत पत्नी पर। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। मेरे दिल में धीरे धीरे अपनी पत्नी के खिलाफ शक पैदा हो रहा था। मैं सोचने लगा कि वो कैसे गायब हो सकती है। अकेली तो वो घर से नहीं जाएगी। उसके माता पिता भी बहुत ज्यादा परेशान थे, उनको भी कुछ पता नहीं लग रहा था। मुझे भी यही लग रहा था कि मेरी पत्नी किसी के साथ चली गई है। इसका मतलब मेरे सामने वो झूठ बोलती थी। असल में तो उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और मैं तो उसके साथ खड़े होने के भी काबिल नहीं था। जब वो खुद को शीशे में देखती होगी तो सोचती होगी कि मेरा पति तो मेरे काबिल ही नहीं है, और फिर उसने ऐसा कदम उठाने का फैसला कर लिया होगा। भला मेरे पिताजी झूठ क्यों बोलेंगे? वो इस तरह की बात मुझसे ऐसे ही तो नहीं कह सकते। वो मुझसे कहते थे कि तुम्हारी पत्नी ने मेरे शरीर की मसाज की थी। वो मुझसे क्यों झूठ बोलते? अगर वो ये सब मजाक होता तो वो हर रोज तो मुझसे ऐसा मजाक नहीं करते। मेरे पिता को इस तरह की मजाक करने की क्या जरूरत थी, जबकि वो ये भी जानते थे कि मैं अपनी पत्नी से सच पूछ भी सकता था। अगर किसी दिन मेरे पिता मुझसे कहते कि तुम्हारी पत्नी ने मेरे शरीर की मसाज की है, और अपनी पत्नी को उनके सामने खड़ा करके पूछता कि पिताजी क्या कह रहे हैं, तब उसका झूठ पकड़ा जाता। इसका मतलब क्या है कि मेरे पिता झूठे नहीं हैं, क्योंकि इतना झूठ तो कोई नहीं बोलता। मेरे पिता तो बहुत सीधे साधे इंसान थे। धीरे धीरे मैंने खुद को ये भरोसा दिला दिया कि मेरी पत्नी बेवफा थी, वो किसी और के साथ भाग गई, तभी तो उसका कोई अता पता नहीं चला, जबकि पुलिस भी उसे लगातार ढूंढ रही है। अगर वो गुम हुई होती तो उसकी कोई ना कोई खबर जरूर मिलती। इसका मतलब ये था कि वो जिंदा है और कहीं पर मजे कर रही है, अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से जी रही है, और फिर मैं क्यों उसकी याद में मजनू बना घूम रहा हूँ। मैंने 2 महीने बाद अपना काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे अभी भी अपनी पत्नी की बहुत याद आती थी, क्योंकि मैं तो उससे मोहब्बत करता था। मेरी पत्नी मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी। मेरी मोहब्बत अपनी जगह सच्ची थी। पुलिस वालों ने भी मेरी पत्नी को तलाश करना छोड़ दिया था। मेरे पिता आजकल एक अजीब हरकत करते रहते थे। रात को उन्हें बुरे सपने आने लगे थे। अचानक वो सोते सोते ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते थे। मैंने कहा कि आपको क्या हो गया है? तो वो कहते थे कि मुझे बहुत बुरा सपना आया है। एक दिन उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उन्होंने उल्टियां करनी शुरू कर दी।
मुझे देखकर भी मुझसे दूर भागने लगे और वो इस तरह से रिएक्ट करने लगे जैसे मैं उनको जान से मार डालूंगा। उन्होंने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया। पता नहीं उनके साथ ऐसा क्या हुआ था जो वो ऐसे बिहेव कर रहे थे। एक तो मैं पहले से ही परेशान था, आजकल तो घर का कोई भी काम नहीं होता था। होटल का खाना खा कर ही हमारा गुजारा हो रहा था। इधर मेरे पिता की तबीयत बिगड़ने लगी थी। मेरी पत्नी थी तो वो बहुत अच्छे से घर संभालती थी। मुझे उसकी याद आ रही थी। कभी कभी सोचता था कि पता नहीं कहीं बेचारी किसी बुरे हाल में ही न हो। एक दिन मेरे पिता की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई तो उन्होंने कहा कि आज मेरी जगह तुम पकौड़ी का ठेला लगा लो, नहीं तो घर में कुछ खाने को भी नहीं मिलेगा। तुम्हारी नौकरी भी तुम्हारे हाथ से छिनने वाली है। मैंने अपने पिता से कहा कि आप फिक्र मत करो, आज मैं ठेला ले जाता हूँ। मैंने घर पर रहकर पहले पकौड़ियों का सारा इंतजाम कर लिया था। उसके बाद ठेला सेट करके मैं घर से निकल गया था। मेरे पिताजी एक अजीब सी बेहोशी में थे। उन्होंने बस मुझसे इतना ही कहा था कि किसी गली में मत जाना। उनका थोड़ा बहुत काम तो मैं कर ही सकता था। मैंने सब कुछ बना लिया था और गली के नुक्कड़ पर जाकर खड़ा हो गया था, लेकिन अपने पिता के ठेले पर मेरी नजर एक ऐसी चीज पर गई जिसे देखते ही मेरे होश उड़ गए थे। अपने पिता के ठेले पर मुझे अपनी पत्नी की एक अंगूठी मिली थी। ये अंगूठी तो मैंने ही अपनी पत्नी को गिफ्ट में दी थी। ये अंगूठी यहाँ मेरे पिता के ठेले पर क्या कर रही थी? मैं एकदम से ही घबरा गया था। मैंने ठंडे दिमाग से सोचा, हो सकता है कि मेरे पिता को ये अंगूठी कहीं मिल गई हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि जब मेरी पत्नी गायब हुई थी तो उसके 10-15 दिन पहले ही तो मैंने अपनी पत्नी को ये अंगूठी गिफ्ट की थी। उसे अपने हाथों से पहनाई थी और उसने कहा था कि वो कभी अपने हाथ से इसको नहीं उतारेगी। उसने कहा था कि वो मरते दम तक इसको पहने रहेगी क्योंकि ये मैंने उसको गिफ्ट की थी और उसने मुझसे कहा था कि ये आपकी मेहनत की कमाई से खरीदी हुई है। फिर ये अंगूठी मेरे पिता के पास क्या कर रही थी? मैं अपने पिता के पास चला गया। उनकी तबीयत थोड़ी बेहतर थी लेकिन वो बहुत ज्यादा परेशान लग रहे थे। मैंने उनको अपनी पत्नी की अंगूठी दिखा दी थी और उनकी आंखों के सामने रख दी थी और वो उस अंगूठी को देखकर बहुत घबरा गए थे, जैसे वो समझ गए हों कि ये मुझे मिल गई है। वो बहुत डरे हुए नजर आने लगे थे। मैंने कहा कि ये अंगूठी आपके पास क्या कर रही है? ये तो मेरी पत्नी की अंगूठी है, मैंने ही उसे दी थी। पता नहीं अचानक मेरे पिता को क्या हुआ कि वो मेरे कदमों में गिर गए और फूट फूट कर रोने लगे। कहने लगे कि बेटा, मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है। मुझे पता है कि तुम मेरी इस गलती के लिए मुझे कभी माफ नहीं करोगे। अपने पिता की ऐसी बातें सुनकर मैं घबरा गया था। मैंने उनसे कहा, आपके कहने का क्या मतलब है और आप रो क्यों रहे हो? मेरे पिता ने उसके बाद जो मुझे बताया उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। उन्होंने कहा कि मुझे माफ कर दो बेटा। उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ लिए थे। कहने लगे, जिस दिन तुम अपनी पत्नी को शादी करके इस घर में लेकर आए थे तभी से ही मैं उसे पसंद करने लगा था। मुझे वो बहुत सुंदर लगती थी। तुम्हारी माँ तो सुंदर नहीं थी। मेरी हमेशा से ही तमन्ना थी कि मेरी शादी किसी खूबसूरत औरत के साथ हो, लेकिन मुझे तुम्हारी माँ मिली जिसका रंग भी सांवला था। जिस दिन तुम अपनी पत्नी को लेकर घर आए तब मुझे अपनी तमन्ना याद आने लगी थी। मैं उसे तभी से पसंद करने लगा था। इसलिए तो मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी के खिलाफ भड़काता रहता था, झूठ बोलता था कि उसने मेरे शरीर की मसाज की है ताकि तुम उससे नफरत करने लगो और मैं उसे अपना लूं। तुम अपनी पत्नी पर शक करोगे, उससे लड़ाई झगड़ा करोगे और फिर उसे छोड़ दोगे तो फिर वो कहाँ जाएगी? मैंने सोचा था कि ऐसे मौके पर मैं उसे अपनी तरफ कर लूंगा और अपनी सालों पुरानी तमन्ना को पूरी कर दूंगा, लेकिन इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक दिन वो घर पर अकेली थी। मैं अचानक घर आ गया। वो काले रंग की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरी उस पर नियत खराब हो गई। मैंने मौका देखकर उसकी इज्जत खराब कर दी। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी और मुझे उल्टा सीधा कह रही थी। मैं भी उससे लड़ाई झगड़ा कर रहा था। वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन उस पर मेरी बुरी नियत सवार हो गई थी। वो घर से भाग रही थी कि तुम्हें सब कुछ बता देगी। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वो सीढ़ियों से उतरती हुई बहुत तेज कदमों से आ रही थी। उसके पैर सीढ़ियों से फिसल गए और वो जमीन पर जाकर गिरी तो उसका सर जमीन पर लग गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मेरा उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। तुम्हारे आने से पहले पहले मुझे उसकी लाश को ठिकाने लगाना था, इसलिए मैंने जल्दी से उसे बोरी में बंद किया और अपने ठेले पर रखकर उसकी बॉडी को नदी में फेंक आया। न जाने किस तरह से उसकी अंगूठी मेरे ठेले पर रह गई। मैंने उसकी मौत के
सारे सबूत घर से मिटा दिए थे। शायद उसका मरना मेरे लिए ठीक रहा, क्योंकि अगर वो जिंदा होती तो तुम्हें सब कुछ बता देती, क्योंकि वो तुम्हें बताने के लिए ही भाग रही थी और मैं उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर वो बच नहीं सकी और गिर गई। अब वो हर रोज मेरे सपने में आती है, मुझे डराती है। मैं जहाँ देखता हूँ मुझे वही नजर आती है। अभी भी वो मेरे कमरे में मौजूद है और मुझे देख रही है। बेटा, मुझे बचा लो और मुझे माफ कर दो। मैंने बहू के साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया। मेरे पिता पागलों की तरह ही बिहेव कर रहे थे। वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि मेरी पत्नी उनके दिमाग पर सवार हो गई थी और वो बेहोश हो गए। मैं भी अपने होश में नहीं था और मैं भी जमीन पर ही गिर गया। मेरी पत्नी दुनिया से जा चुकी थी। मेरे पिता ने उसके साथ बहुत अत्याचार किया था। वो बेचारी चीखी होगी, चिल्लाई होगी, उसने मुझे पुकारा होगा, पर मैं वहां पर उसकी मदद के लिए नहीं था। तभी तो वो भिखारन कह रही थी कि हमारे घर से लड़ने की आवाज आ रही थी। मैं अब अपने पिता को क्या सजा देता? वो तो खुद पागल हो चुके थे। अभी भी उन्हें बुरे सपने आ रहे थे और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। मेरी मासूम पत्नी की आंखें, उसका मासूम सा चेहरा मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहा था कि उस बेचारी पर उस वक्त क्या गुजरा होगा। मुझे अपने पिता पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने अपने पिता को पुलिस के हवाले कर दिया, क्योंकि उन्होंने मेरी पत्नी की लाश को नदी में फेंक दिया था। पुलिस मेरे पिता को ले गई और उनको पागल खाने में भर्ती करवाया गया। पता चला कि कुछ दिनों बाद मेरे पिता पूरी तरह से पागल हो गए और उनकी अभी मौत हो गई। पुलिस ने मेरी पत्नी की लाश को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे नहीं मिली थी। इस हादसे को लगभग 8 साल हो चुके हैं। आज भी मैं अपनी पत्नी को याद करता हूँ और उसकी याद में मैंने अभी तक दूसरी शादी नहीं की। हमेशा मैं अपनी पत्नी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे पिता को सजा तो भगवान ने दे दी थी, लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरे पिता ने सारी जिंदगी मेरे लिए बहुत कुछ किया, पर आखिर में उन्होंने मेरा वही सब कुछ बर्बाद भी कर दिया। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आजकल अपनों पर भी भरोसा न करें, क्योंकि कुछ अपने ही भरोसे के लायक नहीं होते। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।